हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो आप सभी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। वो क्या कि हमने पूरे साल मेहनत की, सिंसियरली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, सैंपल पेपर सॉल्व किए, लेकिन प्री बोर्ड में फिर भी मेरे फुल मार्क्स क्यों नहीं आए? क्या रीजन है? कहाँ कट जाते हैं मार्क्स? कभी सोचा है? कभी एनालाइज किया है? नहीं किया तो समझो वो रीजन क्या है। वो वो पॉइंट्स कहाँ हैं जहां आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। पहला रीजन है एमसीक्यू का, जो आपने आंसर लिखा वो इनकरेक्ट वे में लिखा। मान लेते किसी क्वेश्चन का आंसर आता है बी ऑप्शन, आपने सिर्फ लिख दिया बी ऑप्शन। अब आपकी राइटिंग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है चेकर ने, टीचर ने, एग्जामिनर ने इसको ए ऑप्शन रीड किया, और ए ऑप्शन रीड करने की वजह से उसने इसको क्या कहा, ये तो रॉन्ग आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसके साथ जो रिलेटेड आंसर है उसको भी लिखो, ऑप्शन बी, और आंसर उसका मेरा 27,000 है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर के को जो कंफ्यूजन थी कि ऑप्शन ए है या बी, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, वो जो कंफ्यूज था, उसके पास सॉल्यूशन आ गया कि ये 27,000 लिखा है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन उसने लिखी है, और आपके मार्क्स पक्के हो गए। तो आपके मार्क्स कटने का रीजन क्या था? इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग आंसर। दूसरा रीजन, सीबीएसई ने स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम बनाई है, जहां पर आपको क्वेश्चन करने पर हर अलग अलग पॉइंट पर मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी पॉइंट के मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर सीबीएसई कहती है कि अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो मैं आपको हाफ या 1 मार्क दूंगी, और आपने वो लिखा ही नहीं, तो डेफिनेटली सीबीएसई आपके मार्क्स काटेगी। तो रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में, रेशियो वाले चैप्टर में, जहां पर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लिखो। सीधा सीधा सॉल्व नहीं करना। ये आपने अगर लॉन्ग टर्म डेट लिखा तो वो आपने कैसे कैलकुलेट किया, किस किस को ऐड किया, वो लिखना जरूरी है, पूरा लिखना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर उसको चेक तो कर सके ये फिगर आपसे उठाई कहाँ से है, किस चीज को आपने ऐड किया है। अगर आपने मन ही मन में रफ साइड पर लिख लिया कि मैंने इस चीज को ऐड किया, और ला करके टोटल यहां पर लिख दिया, तो एग्जामिनर तो नहीं चेक कर पाएगा, या उसको चेक करने में टाइम लग रहा है। तो इट्स बेटर, हमारे लिए क्या सॉल्यूशन है, जो आपने रफ साइड में जा करके ऐड किए 4 आइटम्स को, उसको वहीं पर ही लिख करके ऐड कर दो, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए चेक करना कि इसने फिगर कहाँ से निकाली है, किन चीजों को ऐड किया है। तो उससे एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है, और आपके मार्क्स इजीली वो देगा। तो आपको फॉरगेट नहीं करना, आपको भूलना नहीं है फॉर्मूला लिखना। गुडविल का, गुडविल के चैप्टर में भी फॉर्मूला है। अगर आपकी एडमिशन या रिटायरमेंट के चैप्टर में देखते हो तो वहां पर भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है। तो छोटे से छोटा फॉर्मूला जहां पर भी बनता है उसको जरूर से लिखो, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद वर्किंग नोट से रिलेटेड भी मार्क्स एलोकेट किए होते हैं स्टेप वाइज मार्किंग में। अगर किसी क्वेश्चन का वर्किंग नोट इसेंशियल पार्ट है, जैसे आपका कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट, जो आपके पार्टनरशिप में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, उसमें वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो बनाना बहुत जरूरी है। उसका जो 1 मार्क उसने एलोकेट किया है वो तभी मिलेगा जब आपने वर्किंग नोट बनाया। नहीं बनाया, रफ रफ पार्ट में आपने जाकर के बहुत ही अनटाइडी वे में उसको लिख दिया, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे वो रफ रफ कॉर्नर से वो चेक कर लेगा और आपको मार्क दे देगा, नहीं। आपको फाइनल जो फेयर पेज है वहीं पर ही आपको वर्किंग नोट बनाना है, लिखना है वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आपको यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट करोगे तब जाकर के वो 1 मार्क मिलेगा। दिस इज नॉट इजी टू स्कोर फुल मार्क्स, बट उस पर हम वर्क इस तरह से कर सकते हैं कि वो हमारे लिए इजी हो जाए। वो पॉइंट्स कहाँ हैं जहां हम मार्क्स लूज कर रहे हैं, उन पर हम वर्क करें। नेक्स्ट क्या है आपका? आपने नरेशन नहीं लिखी। आप सब स्टूडेंट्स क्या सोचते हो, जर्नल एंट्री का मतलब है डेबिट और क्रेडिट अकाउंट लिखना, नरेशन लिखना ही भूल जाते हो। अरे नरेशन के भी मार्क्स हैं, हाफ टू 1 मार्क आपको नरेशन लिखने के मिलते हैं, जो कि फ्री के मार्क्स हैं, और वो आप फ्री के मार्क्स
वहां पर लुटा करके आते हो, दे करके आते हो कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जब पूरे साल मेहनत की है तो सिंपली एक नरेशन ही तो लिखनी है, बहुत सिंपल है। जो आपको क्वेश्चन में लिखा है वही तो आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, या पार्टनर्स में हमने ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। सिंपली यही तो लिखना है, क्या मुश्किल है? जल्दी से उसको लिखो। उसके बाद क्वेश्चन होता है कोई जिसमें आपको एक छोटा सा पार्ट दिया होता है जिसमें आपको यस या नो का आंसर देना है, या कोई इस तरह से लिखा है, रेशो का ही चैप्टर देखो। अगर रेशो के चैप्टर में ही आपसे पूछ लिया जाए कि इस रेशो से इस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और आप वो मिस ही कर गए, आपने बस रेशो कैलकुलेट की और आगे बढ़ गए, उससे क्या हुआ? जो उस क्वेश्चन में हाफ मार्क का वो जो पार्ट था वो आपका रह गया और आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है। ये तो वो थे पार्ट जहां पर आपको 80 मार्क्स में से 75 मार्क्स मिले या 76 मार्क्स मिले। क्यों मिले? वो 4 मार्क आपने कहाँ खोए, वो रीजन ये है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप मिस कर जाते हो और जो आप गलती करते हो वो है मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हम डेली टाइम पर, हम इस ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, कितना भी टाइम पीरियड लगा रहे हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उस क्वेश्चन पेपर को आपको 3 घंटे में पूरा करना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 मार्क्स का, ये 1 घंटा लगा के सॉल्व नहीं करना। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 15 to 20 मिनट्स मिलेंगे, उसी में ही आपको इसे कंप्लीट करना है। तो उसको किस तरह से कंप्लीट किया जाए, वो मैनेजमेंट ऑफ टाइम करना आप भूल जाते हो। तो जब भी प्री बोर्ड या आपने जितने भी एग्जाम में आप कहते हो ना मेरा एक क्वेश्चन मिस हो गया, 2 क्वेश्चन मिस हो गए, क्यों मिस हो गए? आते हुए भी आप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने टाइम का एलोकेशन प्रॉपरली नहीं किया। तो हम इसको कैसे करें? आपने देखा होगा कि आपको एक रीडिंग टाइम दिया जाता है 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स के इस टाइम को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसे एमसीक्यूज सॉल्व करने में यूटिलाइज करो। उससे आपके 5 to 7 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप कहोगे क्वेश्चन पेपर में मार्क करना तो अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, करेक्ट बात है। तो आप उस पर एक डॉट तो लगा सकते हो, छोटा सा डॉट, जो कि आप ही खुद ही लिख रहे हो, आप ही रीड कर सकते हो कि हाँ इस एमसीक्यू का आंसर ये बनेगा। आप उसको इजीली मार्क करके उसको इजीली परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो, उस टाइम पीरियड को यूज कर सकते हो। आप कहोगे कि मैम ये रीडिंग टाइम तो पूरे पेपर को रीड करने का है, हम पेपर क्यों ना रीड करें? मैं इसके 2 रीजंस दूंगी। पहला रीजन ये है, एक तो आप अभी सुबह सुबह ही पेपर खोल के बैठे हो, जिस टाइम पर आप साइकोलॉजिकली थोड़े से नर्वस हो, उस टाइम पर अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को रीड कर लिया या कोई एक ऐसा क्वेश्चन रीड कर लिया जहां पर आप अटक गए, वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है और साइकोलॉजिकली वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रिपेयर किया फुल मार्क्स के लिए। और अगर आपने उस क्वेश्चन को रीड कर लिया तो आप साइकोलॉजिकली नर्वस होकर के पूरा पेपर खराब कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड तो वहां स्टक हो गया, एंगेज हो गया कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं। आपका माइंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा, बजाय बाकी क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी आप उन क्वेश्चंस को रीड मत करो, स्टार्टिंग के एमसीक्यूज को रीड करो और उनको सॉल्व करो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? जो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क का क्वेश्चन में आपको 15 to 20 मिनट्स देने थे, और खुदा ना खास्ता किसी वजह से आप किसी पॉइंट पर अटक गए, किसी पॉइंट पर आप अटक गए और वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, वो क्वेश्चन आपका मैच नहीं कर रहा, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, तो आपने 20 मिनट्स की जगह उस पर कितने लगा दिए? 30 to 35 मिनट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर हम साइकोलॉजिकली एक ईगो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने इतना प्रैक्टिस किया, ये यहां पर आके क्यों अटक गया, कहाँ गलती कर दी? हुआ क्या? उस आपकी ईगो प्रॉब्लम की वजह से आपने 30 मिनट्स 35 मिनट्स वेस्ट भी कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, और आगे के पेपर की टेंशन भी है कि मेरा आगे पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है, वो कैसे सॉल्व होगा?
तो आई सजेस्ट जहां आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता हूं, जल्दी जल्दी, और मैं करेक्टली ही आंसर करूंगा, तो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, ताकि आप एश्योर हो जाओ कि मेरे इतने मार्क्स तो श्योर शॉट है। राइट। आई होप मेरा रीजन आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा, मैं कहूंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आप पहले से फॉर्मेट तैयार रखो। लॉन्ग क्वेश्चन अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एडमिशन या रिटायरमेंट का, तो आपसे क्या पूछा होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और नई फर्म की बैलेंस शीट बनाओ। तो उन फॉर्मेट्स को पहले से तैयार रखो, ताकि उनसे कनेक्टेड और रिलेटेड एंट्रीज को आप साथ के साथ पोस्ट करते जाओ, साथ के साथ लिखो। क्यों लिखने को कह रही हूं? क्योंकि आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए आप जितनी भी आपको एडजस्टमेंट्स दिए आपने की, उस टाइम पर एक एक एंट्री को रीड किया, आपने उनको सॉल्व किया, कैलकुलेट किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसके प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे, फिर से आपको रीड करना होगा कि कौन कौन सी एसेट मेरी अपडेट हुई थी। आपने क्या किया, पहले उन एंट्रीज को सॉल्व करने में 5 to 6 मिनट्स लगाए। अब दोबारा से जब बैलेंस शीट कर रहे हो, फिर से आपको चेक करना पड़ रहा है कौन कौन सी मेरी एसेट अपडेट हुई, वहां फिर से आपने 5 मिनट्स को वेस्ट किया। तो एक एक मिनट जहां आपका क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको इस तरह से वेस्ट कर रहे हो। इसी वजह से तो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि प्लान नहीं किया आपने कि मुझे किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप जब साथ के साथ जब आपने सॉल्व किया, रिवैल्यूएशन में जब आप हर फिगर को अपडेट कर रहे हो, एसेट को अपडेट कर रहे हो, कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू अगर 1 लाख है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10% से इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब मुझे 1,10,000 दिखाना है। तो जब आप रिवैल्यूएशन में 10,000 क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो, साथ के साथ बैलेंस शीट में उसकी अपडेटेड वैल्यू लिखो 1,10,000। तो उससे क्या हुआ, टाइम सेव होगा, और एक ही बार में आप क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट करोगे, गलती होने का चांस नहीं है, कोई चीज मिस होने का चांस ही नहीं बचता। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग मिस करते हो, वो क्या? अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो और एक एक क्वेश्चन को आपने मेरे साथ सॉल्व किया है, तो हर बार मैंने एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। जैसे कि एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हुए मैंने क्या कहा आपको हमेशा, पहले स्टार्टिंग गुडविल की एडजस्टमेंट से करो, उसके लिए आपको जो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चाहिए उसे कैलकुलेट करो, उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट एंट्री करो, उसकी पोस्टिंग साथ के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करो। सेकेंड स्टेप में कहती हूं आपको कि बैलेंस शीट में चेक करो कि क्या रिजर्व्स है, एक्युमुलेटेड लॉसेस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करो। थर्ड स्टेप में आपको रिवैल्यूएशन की आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और लास्ट में आपको बैलेंस शीट में जो एसेट्स अपडेट नहीं हुई उनको इनकॉर्पोरेट करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो जब आप इस तरह से सेट सीक्वेंस फॉलो करते हो, तो आप मिस नहीं करते, आप वहां पर सोचने नहीं लगते हो, प्लान नहीं करने लगते हो कि पहले मैं करूं क्या। जब आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो, आप इस टाइम पर जब प्रिपरेशन करते हो, क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हो, तो वहां पर उसी स्ट्रेटेजी के साथ आपका माइंड चलेगा, उसी फ्लो में आपका माइंड क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और आप एक स्टेप के साथ सॉल्व करते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है कि हाँ, मुझे पहले, मान लेते हैं कोई पॉइंट आपको ऐसा मिला कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, भूल जाओ, आपने जो सीक्वेंस सेट किया है उस सीक्वेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। आप इतना रिलैक्स होते जाओगे कि वो पॉइंट आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ रीड किया था, इस पॉइंट को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा। तो सीक्वेंस सेट करो, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के क्वेश्चन को करने के लिए एक सीक्वेंस सेट करो कि मुझे स्टेप वाइज किस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे पार्टनरशिप है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, या आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, उसमें सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है वो आपको सेट करनी है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम में मैंने आपको ये चीज समझाई, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके बाद जब आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप खुद देखते हो कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, किस वजह से मेरा क्वेश्चन मैं छूट रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, आते हुए भी मेरा क्यों छूट रहा है। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस पहले करने हैं
जिनमें आपको कंफर्म्ड है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीटली, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उनको थोड़ा सा बाद में करो। नेक्स्ट आपका जो आता है पॉइंट, वो आता है स्पेस मैनेजमेंट का। आंसर शीट हमारे पास है लेकिन उसमें स्पेस मैनेजमेंट करनी नहीं आ रही है। आप कुछ चीज आगे लिखते हो, कुछ चीज पीछे लिखते हो। कोई चीज आगे लिख करके वर्किंग नोट उसका पीछे बनाया, फिगर यहाँ लिख रहे हो, कैलकुलेशन कहीं और कर रहे हो, या कोई एक रफ स्पेस बनाया, वहां पर आपने रफली कैलकुलेशंस की, जिसकी वजह से एग्जामिनर उस फिगर को एलोकेट नहीं कर पा रहा, लोकेट नहीं कर पा रहा कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया। उससे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो प्लानिंग भी आपको पहले से करनी है, वहां पर सोचना नहीं है, क्योंकि वहां पर एक एक मिनट हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एडमिशन या रिटायरमेंट, तो पहले पेज पर आपको करनी है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड वर्किंग नोट बनाना है। सेकेंड पेज पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि गुडविल की जो आपने एडजस्टमेंट की, उसको आपको सेकेंडली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही पोस्टिंग करनी है। तो सेकेंड पेज पर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स जो आपको दिखाने हैं वो नीचे ही बनाओगे। क्योंकि जो आपका हॉरिजॉन्टल पेज है, उसमें हाफ पेज तक ही तो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। नीचे का जो स्पेस खाली है, वहां पर उससे रिलेटेड वर्किंग नोट्स बनाओ। जो रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप रफ साइड पर बहुत ही अनटाइडी वे में सॉल्व करते हो, क्यों ना उस टाइम पीरियड को, वो जो टाइम पीरियड आप 1-2 मिनट वहां पर अनटाइडी वर्क में लगाते हो, उसे हम यहाँ पर क्लियरली लिख करके भी तो कर सकते हैं। उससे क्या हुआ, एग्जामिनर के लिए इजी हो गया। वो फिगर लोकेट इजीली कर पा रहा है, तो उसको इरिटेशन नहीं होगी और आपके मार्क्स इजीली सॉल्व कर पाएगा। वो आपकी आंसर शीट इजीली सॉल्व कर पा रहा है रिलैक्स माइंड से, तो आपके मार्क्स इजीली पूरे पूरे मिल पाएंगे आपको। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट भी आप वहीं नीचे बना सकते हो। थर्ड पेज पे हमें बनाना है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड वर्किंग नोट आप उसी पेज पर नीचे बनाओगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका आधे पेज में ही हो जाएगा। नीचे का स्पेस जो खाली है, उससे रिलेटेड वर्किंग नोट वहीं बनाओगे। तो क्या हुआ, एग्जामिनर को यहीं पर ही आपकी फिगर्स लोकेशन इजी हो गई। लास्ट पेज में हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हो गया क्वेश्चन 4 पेज में, लेकिन एक मैनेज्ड पॉइंट से, एक मैनेज्ड वे में, एक क्लियर पॉइंट वो के साथ से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहां पर आपने वर्किंग नोट्स भी बनाए और क्लियरली प्रेजेंटेशन हुई है। क्लियर प्रेजेंटेशन हुई है आपके आंसर की, और इजीली वो एग्जामिनर चेक कर सकता है। इसी तरह से हम अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन देखें, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो ही करनी होती है, उसी सीक्वेंस में ही अकाउंट्स बनाने हैं। तो उसके केस में क्या करोगे, पहले पेज में तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट आपका मान लेते हैं 3/4 पेज तक आ गया, तो नीचे का जो स्पेस खाली है वहां पर हम रिलेटेड वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मुझे स्पेस कम पड़ रही है, तो एक पेज साथ वाला पेज है, वहां पर आप वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या लिया है, उसके लिए एक पेज एलोकेट करोगे। थर्ड पेज पे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आपको क्या वर्किंग नोट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स का। तो वो वाले रिजर्व्स के वर्किंग नोट आप यहीं पर ही नीचे बनाओगे। और लास्ट में आपको बनाना होता है कैश या बैंक अकाउंट। तो इस तरह से 4 पेज आप पहले से प्लान करके रखो कि हर पेज में, अलग अलग पेज में मुझे अकाउंट बनाने हैं, और उनसे रिलेटेड वर्किंग नोट मुझे उनके नीचे वहीं पर ही बनाने हैं। एक पेज अलग से वहां पर रफ पेज करके आपको अनटाइडी वर्क नहीं करना। नेक्स्ट अगर आ जाए मेरा शेयर्स या डिबेंचर्स का क्वेश्चन, तो क्या करें। शेयर्स या डिबेंचर्स के क्वेश्चन में मेनली आपके पास जर्नल एंट्रीज आती है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए आपको पहले कुछ वर्किंग भी करनी होती है। प्रोरेटा के केस में आपने अगर वर्किंग करनी है, तो आप पहले ही वर्किंग मत करो, एक पेज ब्लैंक छोड़ दो वर्किंग नोट के लिए, और आप पहले यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी शुरू करो। एप्लीकेशन का पैसा मुझे इतना मिला, अलॉटमेंट का ड्यू का पैसा इतना है। तो जब आप उस क्वेश्चन पर अलॉटमेंट के पॉइंट तक पहुंच जाते हो और उसका पैसा मुझे कितना मिला, वो चीज आपको कैलकुलेट करना है, तो वो वर्किंग नोट का पेज आप यहाँ पर जो आपने ब्लैंक छोड़ा था, अब आप यहाँ पर उसको कैलकुलेट करो।
क्लियरली कैलकुलेट करो, रफली कैलकुलेट मत करना, बिकॉज ये मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का। तो ये 2 पेजेस में हो गया। इसी तरह से शेयर्स या डिबेंचर्स का आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर भी आपको वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल एंट्री आप यहां पर बनानी शुरू करो, और जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो आप इस वर्किंग नोट वाले पेज पर कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। अब क्या करें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली आप क्या करते हो, 3 अकाउंट्स आपको मेनली बनाने होते हैं। तो वो फर्स्ट पेज आप उसका यूज करो। वहां पर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कोई भी एसेट का अकाउंट जो दिया है वो बनाना है, और प्रोविजन फॉर टैक्स। मेनली ये 3 अकाउंट्स आपको बनाने हैं, तो वो अकाउंट के लिए आप फर्स्ट पेज यूज करो। सेकेंड पेज पर हम क्या करेंगे, सेकेंड पेज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट पेज पर फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से जब आपने पेजेस को एलोकेट किया, ये नहीं है एक अकाउंट कहीं बनाया, एक अकाउंट कहीं बनाया, कोई कुछ कहीं लिखा, उससे क्या होता है, आप जब मिस्टेक कर देते हो तो आपके लिए खुद को चेक करना वो मुश्किल हो जाता है कि मैंने कैलकुलेशन की थी, कैसे की थी, क्योंकि आपने तो वो रफ रफ साइड पे किया है, अनटाइडी वे में किया, आप उसको लोकेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप एक शीट लो, उसे क्लियरली आप वहां पर कैलकुलेशन करो। वो आपका एक वर्किंग नोट के फॉर्म में भी यूज होगा, और आपके लिए इजी भी हो जाएगा उसे लोकेट करना। एग्जामिनर के लिए भी इजी है और आपके लिए भी इजी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या करना है, हमने स्पेस मैनेजमेंट को सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट को समझ लिया कि कैसे और मैनेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आपके लास्ट 7 और 8 डेज आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के, उसमें आपको क्या करना है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। और ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई ने खुद ने सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं, वो कहाँ मिलेंगे? आप अगर गूगल पर टाइप करोगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25, तो आपके पास साइट आ जाएगी सीबीएसई एकेडमिक की। वहां पर आपके पास क्वेश्चन पेपर विद मार्किंग स्कीम विद सॉल्यूशन आपके पास होगा। आप उनको चेक करो, उनको सॉल्व करो। जब सीबीएसई खुद बता रही है कि मैं इस तरह का पैटर्न दूंगी, क्वेश्चन पेपर का इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इस तरह का लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा, तो व्हाई नॉट टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस? आप उनको सॉल्व करो, उनको समझो, पीवाईक्यूज को समझो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। उससे होगा ये कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हो, और वहां पर जो लैंग्वेज को यूज किया है, अकाउंट्स के क्वेश्चन में किस तरह की लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, किस तरह के फ्रेजेस यूज किए जाएंगे, आप उससे फेमिलराइज हो जाओगे। वहां पर आपको सोचना नहीं पड़ता कि अरे भाई ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग क्या है, रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाय, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसका मीनिंग क्या है? जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तभी तो आप उस चीज को समझोगे, फेमिलराइज होगे उन फ्रेजेस से, उन वर्ड से, कि ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं क्वेश्चन में, तो इनका मतलब क्या है, इनको सॉल्व कैसे किया जाए। तो जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप क्वेश्चन को रीड करते हो, रीड करने से हम उसकी लैंग्वेज से फेमिलराइज होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, हमें ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड 3 आवर्स में। ये नहीं है आराम से बैठे हैं, आराम से हम अपना टाइम पीरियड ले रहे हैं और उसमें उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, उसका पर्पस तभी सॉल्व होगा जब आप उसको विद इन 3 आवर्स में सॉल्व करते हो। जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, उस टाइम पीरियड में अगर आप उसको सॉल्व करते हो, तभी तो उसका पर्पस हल होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा। आप उस पेपर को कितना सॉल्व कर पा रहे हो 3 आवर्स में, और कितना करेक्ट सॉल्व किया, उससे ही आपको पता चलेगा। थर्ड, आपको अपनी कैलकुलेशंस को स्पीड अप करना है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को आदत है कि हम अपना कैलकुलेटर यूज करें, फटाफट कैलकुलेशन करें, यहां तो आप कैलकुलेशन फटाफट कर रहे हो, वहां पर क्या करोगे? वहां तो वही आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है, और ये जो मल्टीप्लाई और डिवीजन जो आपको बहुत इजी लगता है, वो ही कैलकुलेशन वहां जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, वो इजी कैलकुलेशंस ही आपके लिए टफ हो जाते हैं। आप उसको सॉल्व करना ही भूल जाते हो कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम
फिफ्थ स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं वो आज ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आकर के लिए आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है। हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, हम तो अपना कैलकुलेटर यूज कर रहे थे। ये तो भूल ही गए कि वहां पर हमें खुद ही कैलकुलेशन करनी है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सबको सॉल्व करो, अपने आप से कैलकुलेशन करो और उनको स्पीड अप करो। और उसके बाद किस पर वर्क करना है आपको? जो आपने इतनी सारी चीजें की उससे आपको जो आपकी सिली मिस्टेक्स पता चली, जो आप मिस्टेक्स अपनी सिली मिस्टेक्स कहते हो कि मैं तो ये भूल गया, ये तो मैंने गलती से गलत कर दिया, ये तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से रीड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन चीजों पे वर्क करना है आपको। जो कॉन्सेप्ट्स आप भूल गए हो, जो वीक हो गए हैं, उन पर अब आपको वर्क करना है। तो ये जो 7 दिन आपको मिल रहे हैं, इस पर आपको जी जान लगा देनी है। जान लगा देनी है। जो आप पूरा साल आप पढ़े हो, क्या ये 7 दिन आप अपने आप को नहीं दे सकते? जब आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, अब तो सिर्फ एक अकाउंट्स का पेपर रहा है, तो टेंशन किस बात की है? पूरा फोकस अपना अकाउंट्स पे लगा दो, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग पेपर है। इसमें आप इजीली 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है और खूब खूब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी और भी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ढूंढ रहे हो डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये है क्विज की फॉर्मेट में। और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे, जिनके सॉल्यूशंस आपको कैसे सॉल्व करने विद इन 1 मिनट वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चैनल पे बहुत कुछ है आपके लिए, आपको विजिट करना है। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए कहीं अटक जाते हो, मेरी हेल्प चाहते हो, तो आप डाउट सेशन भी मेरे साथ अरेंज कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे अपना नाम और क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लग रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत सारी वीडियोस मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ, और भी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल स्ट्रेटेजीज और कॉन्सेप्ट बेस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।